नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत किस रकाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और इसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप प्रश्न संख्या 51 कि प्रेम वाटिका किसकी कृति है? ए रसखान, बी मीरा, सी नंददास या डी सूरदास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए रसखान इज राइट आंसर, है ना। अब बिल्कुल सही जवाब और बड़ी सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए? तो देखिए, प्रेम की वाटिका, है ना। तो प्रेम की वाटिका क्या है? बोले सर प्रेम की वाटिका तो रस की खान है। तो प्रेम की वाटिका रस की खान है, रसखान जी की कृति है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, अब पंक्ति किस कवि की है? ये मीरा, बी तुलसी, सी रसखान या डी सूरदास। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी तुलसीदास इज राइट आंसर, है ना। तुलसीदास जी ने मीराबाई के लिए पंक्ति लिखी थी कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, जिसके प्रिय राम, है ना, वैदेही नहीं है उसको छोड़ दीजिए, है ना। तो ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 का विकल्प भी तुलसीदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, किसकी पंक्ति है? थोड़ा सा सोच समझ कर आप इसका जवाब दीजिएगा। अब प्यारा सा प्रश्न है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? ए मीरा, बी रसखान, सी तुलसी या डी सूरदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अब विकल्प ए मीरा इज राइट आंसर, है ना। बसो मेरो नैनन में नंदलाल, मेरे नैन में बसो ऐसी कामना, मेरो मीरा, मेरो मीरा, ध्यान में रख लीजिएगा। मीराबाई की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है ना। ठीक है। अब प्रश्न 54 है कि जैसे रामचरित गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार किस लगे गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का वास्तव में ये हिंदी काव्य गान के सूर व चंद्र हैं। उपरोक्त पंक्ति किस लेखक की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर विकल्प डी डॉक्टर नागेंद्र। जवाब आप सबको देना है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प भी को लॉक किया जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। रामचरित का गान करने वाले रामचंद्र शुक्ल, थोड़ा सा इसे मिला लीजिएगा, है ना, कि भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से किस चरित्र का गान करने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। तो वास्तव में ये दोनों हिंदी के काव्य गान के सूर व चंद्र हैं, है ना। सूर व चंद्र है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो चंद्रचंद्र को मिला दीजिएगा, सूरचंद्र रामचंद्र। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 55 है कि ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए भंवर गीत, बी भ्रमर गीत, सी साहित्य लहरी या विकल्प डी शूर सागर। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए। भ्रमर गीत से है और ये भ्रमर गीत जो है सूर सागर का एक प्रसंग है, उसी भ्रमर गीत से लिया गया है। क्या कि ऊझो ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, कि हे ऊधो मुझे जो है ब्रज भूल नहीं रहा है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 56 है कि अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी थी? प्यारा सा प्रश्न है, बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ए 8, बी 7, सी 6 या डी 5। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि अष्टछाप का मतलब होता है 8, है ना। और इसके विठलनाथ जी इसकी स्थापना किए थे 1565 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 57 है कि मीराबाई किस प्रकार की भक्त हैं?
है ना। देखिए ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है। ए दास्य भाव की, बी सख्य भाव की, सी माधुर्य भाव की, या डी पुष्टि भाव की। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया सर, विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी माधुर्य भाव इज राइट आंसर, है ना। देखिए माँ से मीरा, माँ से माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 58 है कि नंददास की किस रचना की वजह से उन्हें, यहाँ पर उसे दिया गया तो उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई, है ना। ए भंवर गीत, बी पदावली, सी रास पंचाध्याय, या फिर विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 58 है, 58 का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रास पंचाध्याय इज राइट आंसर, है ना। इसी रास पंचाध्याय के कारण जो है नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। गड़िया और जड़िया आपने सुना होगा, नंददास जी को गड़िया और जड़िया कवि कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 59 है कि वल्लभाचार्य का दर्शन क्या कहलाता है। ये पुष्टि मार्ग, बी द्वैतवाद, सी शुद्धाद्वैतवाद, या डी अद्वैतवाद। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब भी आप सबने दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। पुष्टि, जब किसी व्यक्ति के अंदर बल हो जाता है तो बड़ा पुष्ट हो जाता है, तो पुष्टि बल से और बल से पुष्टि, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 60 है कि नंददास का जीवन काल है। अब आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा नंददास का जीवन काल सही है। ए 1525 1575, बी 1550 1605, सी 1533 से 1583, या फिर विकल्प डी 1560 से 1615। तो अब आपका जवाब भी बहुत तेजी के साथ आ गया। अभी आपने देखा भी था कि 1533 से 1583 नंददास का जीवन काल है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रम निर्धारित कीजिए। इन्हीं की कौन सी रचना सबसे पहले, उसके बाद और उसी को क्रम में लगाना है। ए में आप देख रहे हैं बीजक, पद्मावत, विनय पत्रिका और मृगावती। बी में पद्मावत, बीजक है, मृगावती, विनय पत्रिका। सी में बीजक है, मृगावती, पद्मावत, विनय पत्रिका। और डी में विनय पत्रिका, मृगावती, बीजक और पद्मावत। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक रचना अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका लगभग काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बीजक को आप देख रहे हैं, बीजक ए में भी है और सी में है। तो बीजक कबीरदास जी की रचना है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो बीजक के बाद अब दूसरी रचना पद्मावत है कि मृगावती है ना। तो आप देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर मृगावती, हाँ देखिए मृगावती है 1501 में, कहीं कहीं मिलता है 3 में। तो मृगावती के बाद पद्मावत है 1540 में, फिर विनय पत्रिका है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो इस तरह से भी कुछ प्रश्न होते हैं जो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो खास तौर से जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसका रचना काल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 62 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। तो आप देख रहे हैं सूची 1 में रचना और सूची 2 में रचयिता हैं, उसी को आपको मिलान करना। और नीचे आपको एक बड़ा सुंदर सा कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इस कूट के आधार पे आपको उत्तर देना है। ए में देख रहे हैं रहिरास सामने कबीर है, बीजक के सामने गुरु नानक, पद्मावत के सामने तुलसी और कवितावली के सामने जायसे हैं। बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और रचनाकार भी हैं, तो आप सबको इसको मिलाने में विशेष दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करें ये रहिरास, तो आप लोग जान रहे हैं कि रहिरास गुरु नानक की रचना है। ना जा आरसोन, है ना, नसीहतनामा, है ना, आस दिवास, रहिरास और सोहिला गुरु नानक जी की रचनाएं हैं। बीजक अभी आपने देखा कबीर का, पद्मावत जायसी, कवितावली तुलसी की। तो 1 का 2, अब ए का 2 यहाँ पर मिल गया और बी का 1 मिल गया और सी का 4 मिल गया और डी का 3 मिल गया। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, अब प्रश्न 63 है कि सुमेलित कीजिए। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, सुमेलित करना है। सूची 1 में आप देख रहे हैं रचनाओं, सूची 2 में उसके रचनाकार हैं, उन्हीं को आपको सुमेलित करना है। और नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहा है, इसी कूट के अनुसार इसको मिलान करना है। ए में देखिए हरडेवाड़ी, सामने कबीर, बीजक सामने गुरु नानक, सोहिला सामने दादू दयाल और प्रेम वाटिका रसकान है। तो इसको आपको मिलाना है ना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ना, तो
आपके दिमाग में आना चाहिए हर अंग काया बोली दादू दयाल की रचनाएं हैं। हर अंग, तो हरडे वाली अंग है ना, अंग बधू और काया दर्पण, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा कि हरडे वाली दादू दयाल की रचना है। तो ए का 3 जहाँ पे मिल जाए डी पे मिला है। बीज कबीर का 2 का 1 हो गया। सोहिला की बात करते हैं तो 2 गुरु नानक का, और प्रेम वाटिका अभी आपने देखा कि रस के खान है। तो प्रेम वाटिका जो होती है रस की खान होती है। तो ऐसे क्लू बना करके इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, अब बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सामने आपके दिख रहा है सूची 1 जिनमें रचना है और सूची 2 में रचनाकार हैं, उसी को आपको कोट की सहायता से मिलाना है। बात करें हंसावली, सामने उस्मान है, चित्रावली सामने नंददास, रूप मंजरी मंझन सामने है और मधुमालती सामने असाहित है। तो इसको जब मिलाएंगे तो हंसा, मैंने बताया था हंसा असा, हंसा असा असा, तो हंसावली असाहित की रचना है। चित्र मान लेते हैं तो मान फार उस्मान को ध्यान में रखिएगा, चित्रावली उस्मान की। रूप की मंजरी और अनेकार्थ मंजरी, मंजरी तो नंद की होती है तो नंददास की है। और मधु मंझन में मिलती है, माझा में मिलती है ना, 15 की 45 ग्राम, तो 1545 में लिखी गई रचना है। ठीक है ना। अब इसको अगर मिलाना होगा तो ए का आपने देखा जहाँ पे 4 मिल जाए, बिल्कुल 4 मिल गया। 2 का, बी का 1 मिल गया। अब देखेंगे सी का 2 और डी का आपने देखा यहाँ पे 3। तो विकल्प सी जिन भाई बहनों ने चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित कवियों के जीवन काल को आरोही क्रम में सजाएं। तो ए गुरु नानक, कबीर, सूरदास और तुलसीदास। बी में देख रहे हैं तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक और सूरदास। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास और गुरु नानक। आप देख रहे हैं कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक और तुलसीदास। अब प्रश्न संख्या 65 का जवाब आप थोड़ा सा विचार करके दीजिएगा, और अगर आप विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसका सही जवाब दे सकते हैं। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए। कबीरदास जी की बात करते हैं 1398 ईस्वी में, सूरदास जी 1478 ईस्वी में का जन्म हुआ था। गुरु नानक जी को देखेंगे तो 1469 ईस्वी में और तुलसीदास 1523 में। तो जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। अब बेहद सुंदर तैयारी आप सबकी है ना यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 66 है, सुमिलित करना है। सूची 1 में कुछ पंक्तियां हैं और सूची 2 में उस पंक्तियों के रचयिता हैं, तो उसी को मिलाना है ना। ये में देख रहे हैं सामने है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, सामने तुलसीदास। गुरु गोविंद 2 खड़े, उनके सामने कबीरदास। जेते नीचे हुए चलो सूरदास सामने है, और बसो मेरे नैन में नंदलाल बिहारी, और 5वां विकल्प मीराबाई है। तो अब इसको अगर मिलाएंगे तो देखेंगे तो पहला तो ए का 1 है कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना, तुलसीदास जी की पंक्ति है और ए का 1 होगा। तो ये देखें 2 जगह मिल रहा है ना। गुरु गोविंद 2 खड़े, भैया देखो बिल्कुल कबीर की रचना है और 2 जगह मिल रहे हैं। अब सी पे आओगे, जेते नीचे होए चले तेते ऊंचे होए, है ना, ये तो भैया बिहारी जी की पंक्ति है। तो 4, सी का 4 विकल्प सी में मिला। और पशु मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई की है। मेरे मीरा, मेरे मीरा, माँ से मीरा, माँ से मेरे, माँ से मधुर, और मोर माँ से होता है मोर मुकुट, है ना। तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना, सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 67 है कि सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में काव्य पंक्तियां हैं और सूची 2 में उसके रचनाकार हैं। अब देखिए, ए मोर पखा सिर ऊपर राखे हों, सामने रसखान है। वीर बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीरा सामने। प्रीत कर दीन्ही गरे छुरी सूरदास, और भक्तन को कहाँ से करी सो काम कुम्भनदास। तो अब इसको जब मिलाएंगे तो सही विकल्प कौन सा जाएगा। नीचे आपको कोट दिखाई दे रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर रखे हों। अब मोर का पखा सिर के ऊपर रखेंगे, गले में गुंज की माल पहनोगे, ऐसी कुछ बातें किसने कही है। अगर आप ढंग से पढ़े होंगे
तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब सही बनाएंगे कि सर मोर का पखा जो है ऊपर से रख करके, है ना, रस की खान में जाएंगे। रस खान जी की पंक्ति है। बस हो मेरे माँ से मीरा, मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी सही है। और प्रीत कर दीन ही गरे छुरी, प्रीत करके गले पर छुरी, है ना, सूरदास की पंक्तियां हैं, गोपकाएँ कहती हैं, है ना। और भक्तन कुंभन, मैंने बताया था कि वहाँ देखो भक्तन और वहाँ देखो कुंभन, है ना। और मैंने एक चीज़ और बताया था, कुंदन के रस फीके लागो, जहाँ देखो कुंदन और कुंदन का रंग फीका लगता है कब, जब मत में राम होते हैं। तो मति राम जी की पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लागो, कुंदन का रंग भी फीका लगता है जब मत में राम हो। और भक्तन कुंभन ऐसे बैठा लीजिएगा। तो मित्रों, अगर आपको पंक्ति और उसके रचनाकार को जानना है तो मैंने पंक्ति और उसके जो कवि हैं उनको बहुत पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, और जाके आप देख सकते हैं। फुल क्लास है और ट्रिक की सहायता से मेरे द्वारा याद कराया गया है। तो इसको अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 इज राइट आंसर, 1 2 3 4 मतलब विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। आगे प्रश्न संख्या 68 है कि जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? कि जा पर दीनानाथ ढरे, सो कुलीन बड़े सुंदर, सोई जा पर कृपा करे। ये तुलसीदास, बी सूरदास, सी नाभादास या डी परमानंददास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जा पे कृपा दीननाथ करें, वो सूरदास हो जाता है। कि जा पर दीनानाथ ढरे, वो सूरदास हो जाता है, यानी कि सूरदास जी की पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 69 है कि सूरदास की मृत्यु पर निम्नलिखित पंक्ति किस कवि ने कही? कि पुष्ट मार्ग को जहाद जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो ले, है ना। ये विठल दास, बी कुंभन दास, सी परमानंद दास या डी नंददास। तो प्रश्न संख्या 69 का जवाब भी आप सबने दे दिया, अक्सर विकल्प को लाग किया जाए, विठल दास इज राइट आंसर, है ना। सूरदास की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर दुखी होकर के विठल दास जी ने कहा था कि पुष्ट मार्ग को जहात जात है, जाको कुछ लेन हो सो ले ले। ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, ये विठल दास हैं जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में। अब प्रश्न संख्या 70 है कि युगल शतक किस भाषा में लिखा गया है? ये आपको ध्यान देना होगा। और युगल शतक की रचना भी आपने देखा था श्री भट्ट जी ने किया है, भट्ट से हुआ। तो युगल शतक कह रहे हैं किस भाषा में रचना है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली या डी कौरवी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर, है ना, ब्रजभाषा। युगल शतक जो है ब्रजभाषा में लिखा गया है, ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या कहता है कि चंद्र 84 किसकी रचना है? ए गदाधर भट्ट, बी चंद्रगोपाल, सी राम राय या डी सूरदास मदन मोहन। जवाब दीजिए। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि चंद्र 84 चंद्रगोपाल। चंद्र 84 की रचना जो है चंद्रगोपाल ने की है। चा से चंद्र 84, चा से चंद्र गोपाल। ठीक है, प्रश्न का 72 है कि हित चरित्र किसकी रचना है? ए उत्तम दास की, बी चंद्रगोपाल, सी राम राय या डी सूरदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि हित चरित्र जो होता है ना, हित चरित्र जो है, हित करने वाला चरित्र जो है सबसे उत्तम होता है। तो हित चरित्र उत्तम दास की रचना है कि हित करने वाला चरित्र उत्तम होता है। तो उत्तम फार उत्तम दास को ध्यान में रख लीजिएगा और इन्हें हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। और मित्रों, जो भी प्रश्नावली चल रही है तो सामने आप नोट और पेन रख लें। कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो कि आपके सामने से पहली बार गुजर रही होंगी, तो उनको नोट कर लिया करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न 73 है कि मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्रोत की रचना किसने की? ए तानसेन, बी हरिदास, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो प्रश्न 73 का जवाब आप सबको देना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिश्र बंधु विनोद के अनुसार गणेश स्रोत की रचना किसने की? तो ए तानसेन, बी हरिदास, सी तुलसीदास या डी सूरदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्सर तानसेन इज राइट आंसर। गणेश का जो स्रोत है ना तानसेन। ठीक है, चलिए प्रश्न का 74 है कि नगर शोभा किसकी रचना है? ए कबीर, बी सूरदास, सी रहीम या डी नंददास।
तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया अक्षर विकल्प सी को लाख किया जाए, है ना। नगर की शोभा देख करके व्यक्ति को रहम आता है। नगर की शोभा देख करके व्यक्ति को क्या आता है, रहम आता है। तो रहम को रहीम से जोड़ दीजिएगा और बिल्कुल इसे ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 75 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में आप देख रहे हैं रचना और सूची 2 में उसके रचनाकार है। नीचे आपको कूट भी दिखाई दे रहा है। ए में देख रहे हैं रसिक प्रिया, सामने केशवदास, नागर शोभा, सामने रहीमदास, नरसिंह जी का मायरा, मीरा और सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास। एकदम बिल्कुल, है ना, लल्लन टॉप टाइप का प्रश्न था और इसको देखेंगे तो बिल्कुल एकदम सही सही मिला हुआ है। तो बिल्कुल पलक झपते आप सबका जवाब आ गया। सर विकल्प को लाख किया जाए तो विकल्प ये, है ना, बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी। जिन भाई बहनों ने इसका चुनाव किया निश्चित रूप से आप सबकी पकड़ बहुत मजबूत है ना। तो रसिक प्रिया, केशव की प्रिया जो है रसिक प्रिया है। नगर की शोभा देख करके रहम होता है। नरसिंह जी का मायरा मीरा, मायरा मीरा है। और सिद्धांत के पद स्वामी हरिदास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 76 है कि जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किस कब की है। कि जयति श्री राधिके सकल सुख साधिके पंक्ति किसकी है। ए गदाधर भट्ट, बी चंद्र गोपाल, सी नंददास, डी मीराबाई। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि विकल्प को लाख किया जाए, गदाधर भट्ट इज राइट आंसर, है ना। जयत श्री राधिके सकल सुख साधिके भट्ट से, है ना, भट्ट से कौन, गदाधर भट्ट। ठीक है, चलिए जयत करो श्री राधिके गदाधर के, है ना, गदाधर के भट्ट से। प्रश्न संख्या 77 है कि ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं। ए राधा वल्लभ, बी चैतन्य महाप्रभु चैतन्य संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय या डी वल्लभ संप्रदाय। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब भी आ गया कि ध्रुव होता है कौन, जो राधा का वल्लभ होता है ना, वो ध्रुव का दास है। तो राधा का वल्लभ ध्रुव का दास है। तो ध्रुवदास किस संप्रदाय से हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय से हैं। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 78 है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है। लोकरंजक, बी परम ब्रह्म, सी योगेश्वर, डी लोक रक्षक। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सूरदास जी ने जो है कृष्ण जी के लोक रंजन रूप का वर्णन किया है, लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। ये ध्यान में रखिएगा, लोक रंजन कहिए या लोक रंजक। ठीक है, तो विकल्प ये इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 79 है कि साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है। ए नायिका भेद, बी छंद शास्त्र, सी पर्याय कोश या डी, है ना, रस। अब जवाब आपको देना प्रश्न संख्या 79 का। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब इस विकल्प को लाख किया जाए। विकल्प ये नायिका भेद इज राइट आंसर, है ना। और यही साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है जिसमें सूरदास जी ने दृष्टिकूट पद का वर्णन किया है। तो कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में सूरदास की कौन सी रचना है जिसमें दृष्टिकूट पद का प्रयोग किया गया है, तो साहित्य की लहरी में है ना। और दृष्टिकूट पद में आपने देखा होगा ना कि हरि आहार चली जात, है ना, मास, मास माने महीना होता है, तो उसी मास को हरि का आहार कहा जाता है ना। हरि आहार चली जात, तो दृष्टिकूट पद ऐसे कुछ होता है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब विष खाने की बात करते हैं। विष, ग्रह, नक्षत्र ये सब जोड़ करके अब इसको खाने का मन करता है, तो विष होता है और विष को विष कहते हैं। तो ये भी एक दृष्टिकूट पद का ही नमूना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या है कि मीराबाई की भाषा की कोटि है, यानी कि मीराबाई की भाषा किस कोटि की है। ये राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा इज राइट आंसर। ठीक है, मीराबाई की जो भाषा थी राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा थी, ध्यान में रख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है लेकिन परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 81 गोसाई विट्ठल दास का जन्म कब हुआ। अब आपको जवाब देना है कि गोसाई विट्ठल दास का जन्म कब हुआ था। ए 1505, बी 1515, सी 1506 या डी 1615। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि 1515 इज राइट आंसर, है ना। गोसाई विट्ठल दास का जन्म जो हुआ था वो 1515 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न क्या 82 है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया। ये सूरदास, बी नंददास, सी गोविंद स्वामी, डी रस खान। तो ढेर सारे भाई बहनों ने
जवाब दे दिया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी रस की खान इज राइट आंसर। अरे रामचरितमानस सबसे पहले तो क्या है, रस की खान है। इन्हीं के रस खान को सुनाया था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 83 है कि सूरदास के पिता थे। अब सूरदास जी के पिताजी का क्या नाम था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है और आपको जवाब इस विकल्प के हिसाब से देना है। ये कह रहा है कि सूरजमल था, बी हरिचंद शाह, सी प्रभुदयाल, या डी ईश्वर दास था। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो सूरदास जी के पिता थे, विकल्प बी हरिचंद थे। इधर में रखिएगा। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे रामदास सारस्वत भी मिलता है कि सूरदास जी के पिता का नाम रामदास सारस्वत था, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 84 है कि तैलंग ब्राह्मण थे। अब तैलंग ब्राह्मण कौन थे, विकल्प के हिसाब से आपको जवाब देना है कि निम्न में तैलंग ब्राह्मण कौन थे। ये कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु, बी निम्बार्काचार्य, सी स्वामी हरदास, या डी वल्लभाचार्य। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि वल्लभाचार्य जी जो है ये तैलंग ब्राह्मण थे, है ना। जिसके पास बल होगा, वल्लभ होगा, वो तैलंग होगा। तो वैलभ तैरंग। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 85 कि निम्न में कौन सी रचना सबसे कम दोहों वाली है, यानी कि किस रचना में इनमें देखा जाए विकल्प के अनुसार सबसे कम दोहे हैं। एक है प्रेम वाटिका, बी संकलन सुजान, सी अष्टयाम, डी दान लीला। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। दान लीला मान लीला, है ना, नंदा जी की रचना है। तो इसमें सबसे कम दोहे हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 86 कबहू के अम्ब अवसर पाई, मरिबो सुध धैबो कुछ करुण कथा चलाई। उपरोक्त पंक्ति किस पुस्तक से है। तो उपरोक्त पंक्ति किसकी है, तुलसीदास जी महाराज की है। किस जो है पुस्तक से है या किस ग्रंथ से है, ये विनय पत्रिका, बी साहित्य लहरी, सी सूरसागर, डी प्रेम वाटिका। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ऑप्शन जो है खुल गया है और ढेर सारे भाई बहनों ने दे दिया सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विनय पत्रिका इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 है कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत का परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। उपरोक्त पंक्ति किस लेखक की है। कह रहे कि सूरसागर की रचना की गई है। ऐसा लगता है किसी चली आ रही जो गीत काव्य की परंपरा है उसी का हो, भले ही वो मौखिक रही हो, उसी का पूर्ण विकास किया गया है। तो आचार्य शुक्ल ने कहा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी डॉक्टर नागेंद्र, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने कहा है आपको जवाब देना है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर जवाब इसको दीजिएगा। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या जो 87 है ना, विकल्प पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना, शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 88 है कि निर्गुण कौन देश को वासी पंक्ति किस कवि की है। ये सूरदास, बी नंददास, सी चतुर्भुजदास, या डी कुंभनदास। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि निर्गुण कौन देश को वासी, विकल्प ये सूरदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 89 है कि सूरदास के सिंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। यह पंक्ति किस लेखक की है। यानी कि सूरदास के सिंगारी जो पद हैं इसकी रचना बहुत कुछ विद्यापति पद्धति पर हुई है। तो ये पंक्ति किसकी है। ए रामचंद्र शुक्ल का, बी गणपत चंद्रगुप्त का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 89 का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 90 कि दान लीला किसकी कृति है। अब दान लीला किसकी कृति है। ये श्री भट्ट की, बी रसखान की, सी हित हरिवंश की, या विकल्प डी चतुर्भुज दास की। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब भी आ गया कि दान लीला जो है ना ये रसखान की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, दान लीला रसखान जी की रचना ध्यान में रख लीजिएगा। शायद इसके पहले हमने नंददास कह दिया था तो उसको सुधार लीजिएगा, दान लीला रसखान जी की रचना है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 91 है कि श्याम सगाई किसकी रचना है। ए नंददास, बी कुंभनदास, सी छित स्वामी, या डी ध्रुवदास। तो श्याम की सगाई विकल्प ये आ गया कि नंददास, है ना।
श्याम की जो सगाई होती है तो उसमें नंददास होते हैं। श्याम की सगाई में नंददास होती हैं। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 92 है कि मंत्र रहस्य किसने लिखा है? मंत्र का रहस्य किसने लिखा, यानी कि मंत्र रहस्य। ये वल्लभाचार्य, बी निम्बारकाचार्य, सी स्वामी हरिदास, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया निम्बारकाचार्य इज राइट आंसर। अब विकल्प बी सही जवाब, सुंदर तैयारी, है ना। देखिए जो मंत्र का रहस्य होता है निम्बारकाचार्य। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न का 93, गाथा सतसई किसकी रचना है? ए हाल की, बी जयदेव की, सी विद्यापति, या डी तुलसीदास। तो गाथा सतसई ये हाल जी की रचना है। गाथा को कहते हैं का हाल है। अब जैसे आप किसी से कहते हैं का हाल है तो व्यक्ति अपनी गाथा सत सत सुनाने लगता है कि भैया हाल का है, बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं और कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है, जो वैकेंसी आई भी उसका पेपर नहीं हो रहा है, पेपर हो गया तो मामला कोर्ट में चल रहा है। तो जैसे आप किसी का हाल पूछते हो अपनी गाथा सत सत सुनाने लगता है। तो हाल गाथा सतसई जो है हाल जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 94 है कि बेड़ी संहार नामक नाटक किसने लिखा? ए भट्टनारायण, बी हाल ने, सी विद्यापति, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि बेड़ी का संहार भट्ट से करते हैं। कौन? नारायण जी करते हैं। बेड़ी जो बंधी हुई है, पैर में लगी हुई है, उस बेड़ी का संहार करते हैं कौन? भट्ट से नारायण। तो भट्ट नारायण को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 95, उज्जवल नीलमणि किस की कृति है? ए जयदेव की, बी रूपनारायण गोस्वामी का, सी चित स्वामी, डी विद्यापति। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि उज्जवल नीलमणि जैसा तुम्हारा रूप है। उज्जवल नीलमणि क्या रूप है ना, उज्जवल नीलमणि सा रूप, रूप फॉर रूपनारायण गोस्वामी को ध्यान में रख लीजिएगा। स्टार लगाकर फटाफट इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 96 है कि कृष्ण को लोक संरक्षक के रूप में माना गया है। अब लोक संरक्षक के रूप में माना गया किसमें? ये रामायण में, भी महाभारत में, से पुराणों में, या डी इनमें से किसी में नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि महाभारत की बात करते हैं ना, तो महाभारत में श्री कृष्ण जी को लोक संरक्षक के रूप में माना गया है। और सूरदास जी के बारे में भी आपने देखा कि उन्होंने लोक रंजन के रूप में इनको प्रस्तुत किया है, इन्हीं के लोक के रंजक के रूप में। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 97 है कि कौन सा संप्रदाय सखी संप्रदाय कहलाता है? ये हरिदास संप्रदाय, बी चैतन्य संप्रदाय, सी वल्लभ संप्रदाय, या डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे विकल्प को लाग किया जाए, है ना। हरि संप्रदाय स्वामी हरिदास द्वारा स्थापित किया गया है, इसी को सखी संप्रदाय कहते हैं। और इसी का एक नाम है टट्टी संप्रदाय, क्योंकि ये लोग टाटी आदि लगा करके रहते थे, इस कारण से इसे टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 98 है कि गोकुल सब गोपाल उपासी पंक्ति किस कवि की है? ये मीरा, बी सूरदास, सी रसखान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गोकुल सब गोपाल उपासी, है ना। तो सूरदास जी की पंक्ति है, अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 99 है कि मीरा का जीवन काल है, यानी कि मीराबाई का जन्म काल का समय क्या है, यानी कि समय क्या है, आपको जवाब देना है। तो प्यारा सा प्रश्न है कि मीरा का जन्म काल है, ये कह रहे हैं कि 1504 से 1560, बी 1504 से 1563, सी 1500 से 1607, या डी 1501 से 1565। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। 1504 से 1563 विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब और बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं। अब प्रश्न संख्या 100 है कि बिंद्रा बन जाकर मीरा की भेंट किस कवि से हुई थी, है ना। कि जब मीराबाई बिंद्रा बन गई थी तो वहाँ पर इनकी भेंट, ये मुलाकात किस कवि से हुई थी? ए वल्लभाचार्य, बी रूप गोस्वामी, सी नंददास, या डी सूरदास। तो अब आपको जवाब देना है और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया है कि विकल्प बी को लॉक किया जाए।
जीव गोस्वामी इज राइट आंसर, है ना। देखिए बिंद्रावन है ना, तो बिंद्रावन में जाएंगे तो बिंद्रावन में ढेर सारे जीव रहते हैं, तो जीव रहेंगे तो जीव गोस्वामी से इनकी मुलाकात होगी। तो ये क्लू बना लीजिएगा और इस क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करिएगा। और मित्रों मेरे द्वारा जो भी ट्रिक या क्लू इस्तेमाल किया जाता है उसका जो है प्रयोग किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि आपको आसानी से याद हो जाए इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है, इसके लिए सब कुछ संभव हो पा रहा है। किसी भी ट्रिक को, किसी भी क्लू को अन्यथा ना लें। तो बिल्कुल आपने देख लिया कि जो वृंदावन में जाकर मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलती हैं, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।